हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा कि कॉमर्शियल हिंदी में आने वाले क्वेश्चंस के नोट्स जो हैं, सिलेबस के नोट्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, बिंब के बारे में हम जानेंगे और यह बिंब जो है कॉमर्शियल हिंदी में किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, प्रयोग होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे। तो आप सभी अभी फ़िलहाल जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं कॉमर्शियल हिंदी के देख लेंगे और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएंगे और यदि आप सभी को और भी टॉपिक्स कॉमर्शियल हिंदी के चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में कॉमर्शियल हिंदी का प्लेलिस्ट है, उसमें सब आपको सिलेबस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स भी मिलेंगे देखने को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए आज चलते हैं अपने इस वीडियो में बिंब किसे कहते हैं देखेंगे और बिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अभी आप आगे इसके जो भी कुछ बचे टॉपिक्स हैं उसे भी कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं बिंब किसे कहते हैं। तो बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमेज मतलब कोई भी आकृति, मतलब इमेज जो है बिंब शब्द की अंग्रेजी का रूपांतरण जो है इमेज है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं है वरन उसकी प्रतिकृति या प्रति छवि है। ठीक, तो ये बिंब जो है एक कल्पना है जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। ठीक, तो बिंब पदार्थ नहीं होता है ये वरन उसकी प्रतिकृति या प्रति छवि होती है। तो यह था बिंब का परिचय। अब आगे चलते हैं, बिंब की विशेषता को देखेंगे। तो बिंब की विशेषता क्या है कि शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र ही बिंब कहलाता है। बिंब क्या कहलाता है कि शब्दों के माध्यम से जो निर्मित होता है वही हमारा बिंब होता है। काव्य बिंब फोटो की तरह यथार्थ बिंब न होकर कवि की मानसिकता और भावना के अनुरूप कल्पना द्वारा निर्मित होते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि इसमें किसी वस्तु का आभास मात्र होता है। बिंब में इंद्रियों का विशेष स्थान है। इंद्रियों के द्वारा ही कवि किसी भाव की अनुभूति ग्रहण करता है और उस अनुभूति को कल्पना के माध्यम से शब्दों द्वारा चित्रित करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि चित्रों की अनुभूति पाठक या श्रोता पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं, साथ ही कवि की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। आगे इसके देखेंगे के प्रकार क्या होते हैं। तो बिंब जो है किसी बिंब की प्रभावात्मकता उसकी इंद्रियता पर ही निर्भर करती है। बिंब हमें कैसे प्रभाव करता है, हमारी इंद्रियों द्वारा हमें प्रभावित करता है। अब आगे हम देखेंगे बिंब के प्रकार। तो बिंब के प्रकार क्या है, हम इन्हीं बिंबों के कारण किसी भी घटना, किसी भी कहानी, किसी भी कविता को अनुभव करके हम क्या करते हैं, लिखते हैं इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से, इन्हीं बिंबों के माध्यम से। तो इंद्रियों के आधार पर ही बिंब के 5 प्रमुख भेद होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम पांचों भेद को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं पहले बिंब की तरफ। तो पहला बिंब है दृश्य बिंब। दृश्य बिंब को चाक्षु बिंब भी कहते हैं। चाक्षु बिंब मतलब दृश्य बिंब मतलब चाक्षु किसका पर्यायवाची होता है, आंख का होता है। ठीक, तो दृश्य बिंब जो है, दृश्य बिंब का संबंध नेत्रों से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर आंखों के सामने किसी घटना या वस्तु का चित्र सा उभर आता है तब वहाँ दृश्य बिंब होता है। आपको अगर कोई, मान लीजिए आपको कोई एक दोस्त है और आपको किसी मेले का वर्णन करता है, ठीक है, आप उसके साथ मेले में नहीं गए और वह अकेले, मतलब आपको बुलाया, आप नहीं गए लेकिन वह मेला देखने गया,
तो आपसे वह आकर कह रहा है कि मैंने मेले में यह सारी चीज़ें देखें, ठीक है। एक बड़ा सा झूला देखा, एक बड़ी सी बाइक देखी, ठीक है। तो जो है आप सभी ने मतलब कि वह पूरा आपको ब्यूरर देता है कि मेले में क्या क्या हमने देखा। मेले में बहुत सारे खिलौने देखे हमने बड़े बड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपका दोस्त आपको कह रहा है वह सब आपको क्या महसूस हो रहा है। महसूस कैसे हो रहा है? आपके दृश्य बिंब इंद्रियों से महसूस हो रहा है कि हाँ, आपके सामने जो वह मेले का वर्णन कर रहा है वह आपके सामने चित्रित होने लगता है, वह दृश्य बनने लगता है आंखों के सामने। वह सच में वास्तविकता रूप में नहीं रहता है, लेकिन आपके सामने आपको महसूस होने लगता है कि हाँ, मेला ऐसा लगा हुआ था। तो यही दृश्य बिंब होता है जो आपकी इंद्रियां आपको नेत्रों द्वारा क्या करती हैं, किसी भी कहानी या किसी भी काव्य को महसूस करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे देखेंगे हम, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण यहाँ दिया है, ठीक है। देखिए जो ये एरो बना है ना, यहाँ पर एक एरो बना है उदाहरण में, जैसे सवेरा हुआ। तो ये जो एरो बना है ये लिखते समय एक ये जो लाइन है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, ये यहाँ सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ ये छूट गया था, लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ इसके सवेरा के बाद ये नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। ये छूट गई थी तो मैंने यहाँ पे ये देखिए एरो बना दिया है, ठीक है। कभी कभार छूट जाता है कुछ लिखते वक्त, तो एरो देकर ही हम लोग क्या कर देते थे, बता देते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर कि सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो ये क्या है, एक कविता के रूप में है। तो उपयुक्त पंक्ति में कवि ने नए सवेरे का चित्र, जैसे खरगोश की आंखें चमकती हैं उसी प्रकार शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। तो लाल रंग से चमक रही है, तो इसे कवि ने कविता पढ़ते ही आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हाँ, सवेरा हुआ है और खरगोश की आंखें जो है लाल सवेरे के जैसे हैं, शरद ऋतु में जो है दिख रही हैं, चमक रही हैं, ठीक। आगे नेक्स्ट दूसरा बिंब है, 5 बिंब है। तो 5 बिंब में हमने पहला बिंब देख लिया, दृश्य बिंब पहला है। अब दूसरा देखेंगे श्रव्य बिंब, ठीक। तो श्रव्य बिंब क्या है, तो देखते हैं यहाँ। श्रव्य बिंब को नाद बिंब भी कहते हैं। तो श्रव्य बिंब में देखते हैं, श्रव्य बिंब का संबंध कड़ेंद्रियों से है। कड़ मतलब कान से है ना, कड़ मतलब होता है कान, कड़ेंद्रियों से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वाद्य या अन्य प्रकार की ध्वनि का आभास होता है, तब वहाँ श्रव्य बिंब होता है। जहाँ हमें किसी भी घटना या किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद अनुभूति होती है, सुनाई देने की अनुभूति होती है, तो उसे नाद बिंब या श्रव्य बिंब कहते हैं। उदाहरण जैसे घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो घंटी अगर बजती है जोर जोर से तो आपको क्या है, महसूस होने लगता है कि घंटी ऐसे टन टन जोर जोर से बज रही होगी। आगे है तीसरा, पहला हमने दृश्य बिंब देखा, दूसरा श्रव्य बिंब, अब तीसरा स्पर्श बिंब देखते हैं। तो स्पर्श बिंब क्या कह रहा है, स्पर्श बिंब का संबंध त्वचा से होता है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु की कोमलता या खुरदुरेपन ने हमें स्पर्श सा किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंब। तब वहाँ काव्य में स्पर्श बिंब होता है। यदि जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु को कोमलता या खुरदुरेपन ने हमें स्पर्श सा किया है, तब वहाँ क्या क्या होता है, स्पर्श बिंब होता है। तब वहाँ काव्य में स्पर्श बिंब होता है। उदाहरण के रूप में, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा है घ्राण बिंब या गंध बिंब। गंध मतलब जब भी आपको कोई भी चीज़ महकती है तो उसे गंध बिंब या घ्राण बिंब, घ्राण इंद्री के माध्यम से हम क्या करते हैं, घ्राण बिंब को समझते हैं। तो घ्राण बिंब का संबंध घ्राण इंद्री से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध का आभास होता है, तब वहाँ घ्राण बिंब होता है।
तो आपको हिंदी में इस तरीके से जो इंद्रियां हैं, हमारे पांचों इंद्रियां, उन पांचों प्रकार से हम यहाँ 5 बिंब के प्रकार पढ़ेंगे 5 इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या कह रहा है कि सोंधी सोंधी, उदाहरण क्या है, सोंधी सोंधी महक है मिट्टी की, पहली पहली फुहार में शामिल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में गर्मी के मौसम के बाद जब वर्षा ऋतु के प्रारंभ में पहली फुहार पड़ने से जो मिट्टी से सोंधी महक उठती है, उसी का घ्राण बिंब प्रस्तुत किया गया है। आप सबने भी पहली बारिश, जब गर्मी के मौसम के बाद जब पहली बारिश होती है, तो आप सभी ने उस महक को महसूस किया होगा। जब पहली बारिश होती है, तो जब मिट्टी पर पहली बारिश पड़ती है, तो जो सोंधी सोंधी महक आती है ना, बहुत ही अच्छी महक रहती है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहला बारिश पड़ने के बाद जो मौसम होता है वो काफ़ी सुहावना हो जाता है। तो यहीं पर जो कवि है कह रहा है कि सोंधी सोंधी महक है मिट्टी की, पहली पहली फुहार में शामिल। तो यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़ते ही आपको वो दृश्य याद आ जा रहा होगा, वो महसूस हो जा रहा होगा। ठीक है, वो महक फिर से आपको याद आ जा रही होगी कि हाँ, वैसा महक होता है। आगे चलते हैं, 5वां है स्वाद बिंब। अब 4 हमने कौन कौन से देखे, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब, और अब 5वां है अंतिम स्वाद बिंब। तो स्वाद बिंब का संबंध स्वादेंद्रियों से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु के खट्टे, मीठे, नमकीन या कसैले होने का आभास होता है, तब वहाँ पर स्वाद बिंब होता है। उदाहरण के लिए, इमली का बूटा, बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर। यह हम लोग क्या करते थे, बचपन में बहुत बोलते थे, है ना। ऐसे कई सारे जो तुकांत कविताएं होती थी, बहुत सारे हम लोग बोलते थे। इमली का बूटा वाला भी बोलते थे। अब फिलहाल हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर स्वाद बिंब जो है, खट्टे, मीठे, नमकीन या कसैले होने का हमें जो हमारी इंद्रियां जो हैं पांचों, वो ज्ञान कराती हैं। तो आप इन पांचों इंद्रियों को तो डेली हम पांचों इंद्रियां क्या है, काम करती हैं हमारी, हम डेली दिनचर्या में इसका यूज करते हैं और समझते हैं। लेकिन इनका यूज कॉमर्शियल हिंदी में किस तरीके से उपयोग है, तो कॉमर्शियल हिंदी में ऐसे उपयोग है कि आप कोई भी कविता, कहानी कुछ लिख रहे हैं, तो लेखन के समय आप जो भी लिखते हैं, उस लेखन के माध्यम से ये इंद्रियां जो हैं, अगर हम वह लेखन कभी पढ़ते हैं, तो वह एहसास, वह अनुभव और वह भाव जो है फिर से हमारे अंदर उमड़ उठता है, मतलब दिखने लगता है, हम वैसा एहसास करने लगते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारा जो इंद्रियां हैं वह लेखन कार्य में भी क्या करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, जो कि बिंब के रूप में यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसका उदाहरण इमली का बूटा, बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर, यह सब क्या थे, इंद्रियों के उदाहरण थे। अब मिश्रित इंद्रिय बोध के आधार पर यह संवेदात्मक बिंब, जैसे मानस बिंब, स्रोत व भिन्न यगत बिंब भी होते हैं। ठीक है, मिश्रित इंद्रिय बोध के अनुसार। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि हिंदी साहित्य में बिंब को प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन में आ भी सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। बिंब एक दृश्य चित्र, संवेदना की एक अनुकृति, एक विचार, एक मानसिक घटना, एक अलंकार अथवा दो भिन्न अनुभूतियों के तनाव से बनी एक भाव स्थिति है, या कुछ भी हो सकता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे आप सबके लिए विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से संबंधित ढेर सारे जनसंचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपका एग्जाम जो है कॉमर्शियल हिंदी जो स्किल डेवलपमेंट है, यह भी आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 75 नंबर का थ्योरी एग्जाम देना होता है और 25 नंबर जो है इंटरनल मार्किंग मिलता है। तो 75 में आपको लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको लिखने को लिए आएंगे, या फिर आपके कॉलेज वाले जैसे भी लेते हो, MCQ लेते होंगे तो MCQ, अगर रिटर्न लेते होंगे तो रिटर्न में ही आपका आएगा। ठीक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।